हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीतिक ज्ञान प्लस टू का टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, और वो भी हम मेन पढ़ रहे थे किसमें, पाकिस्तान, चीन व नेपाल के साथ संबंध। इनके बारे में चर्चा करनी थी। देखो, पाकिस्तान के बारे में युद्ध वगैरह उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। उसके बाद चीन के साथ भी हमने समझ पढ़ा था। मेन जो विवाद है वो सीमा विवाद है, जैसे मैंने बताया था। इसके मध्य भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और ये शिमला एक सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान इसको क्या किया गया था, इस रेखा को निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेड क्लिफ रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ है। अब हम भारत और चीन के मध्य की आगे हम चर्चा करें, तो इसका वैसे हम समझ पढ़ चुके हैं। अभी इन्होंने हमारे अच्छे मित्र थे। स्वतंत्रता से पहले भी हमने चीन के साथ हमारा अच्छा संबंध था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने प्रत्येक स्तर में चीन का सहयोग किया था, यानी चीन का साथ दिया था। जैसे हम चर्चा करें तो उनके अंदर जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 के अंदर, तो भारत पे देखो, साम्यवादी क्रांति है तो साम्यवादी देशों ने तो समर्थन किया ही किया है, उसको परमिशन दी है। लेकिन भारत एक ऐसा एकमात्र देश था जो गैर साम्यवादी था, फिर भी उसने चीन को परमिशन दी थी, उसने उसका समर्थन किया था। उसके बाद यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद में 27 सदस्य दिलाने के अंदर भी भारत ने खूब अपना समर्थन दिया था चीन को भी। चीन को भी क्या होना चाहिए, 27 सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पंचशील समझौते की बात की थी 1954 के अंदर, भारत और चीन के मध्य हुआ था। यानी प्रत्येक स्तर पर उसने भारत और चीन का अच्छा संबंध था, बहुत ही अच्छा संबंध था। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे कोई मतलब नारे वगैरह लगाए जाते थे, स्लोगन कहे जाते थे, इतना अच्छा हमारा इनके साथ संबंध चल रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था 1956 से लेकर 1959 तक, यानी जो तिब्बत, देखो भारत की सबसे बड़ी भूल ये थी क्योंकि चीन साम्यवादी देश था, वो विस्तारवादी देश था, यानी साम्राज्यवादी। वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने तिब्बत के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की बात की, तो भारत इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। आप इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो। ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब वो सीमा क्या है, बिल्कुल हमारे पास आ गई। और तिब्बत के अंदर एक धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा। तो एक बार 1956 में आए थे भारत के अंदर, लेकिन वापस जाने के लिए उन्होंने मना किया, तो भारत ने समझा बुझाकर एक बार उसको क्या कर दिया, वापस भेज दिया। लेकिन उसके बाद खम्पा क्षेत्र के अंदर जो तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ पर फिर विद्रोह हुआ, क्योंकि वहाँ की जो साम्यवादी सरकार थी वो क्या करती थी, उस क्षेत्र के अंदर अमानवीय व्यवहार करती थी, यानी मानवाधिकार का हनन करती थी, ठीक है। उस विद्रोह को दबाने के लिए दमन का यूज किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया था, लेकिन चीन उसको दबाने लग गया, अपनी वहाँ की साम्यवादी सरकार ने। तो वहाँ के जो दलाई लामा और उसके समर्थक थे वो भारत ने शरण ले ली 1959 के अंदर। तो चीन ने इसको एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार समझा, और 1962 में अचानक भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि चीन कभी भारत पर आक्रमण कर सकता है, यानी बहुत ही एकदम घटना घटने वाली स्थिति थी। और लगभग अपने 1 माह के बाद उन्होंने क्या किया, खुद ने युद्ध आक्रमण को खत्म कर दिया, समाप्त करने की घोषणा कर दी और वापस चले गए। इसका मतलब वो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में काम करना चाहता था। उसके बाद हमारे चीन और भारत के अंदर क्या है, कुछ खटास पैदा हो गई, आपस में कुछ विवाद पैदा हो गया। एक विवाद तो ये हो गया, दूसरा विवाद हमने किया था सीमा विवाद। यानी जो मैकमोहन रेखा रेखा है उसको चीन ने कभी भी दिल से नहीं माना, अपना कभी नहीं माना भाई ये रेखा है। वो हमेशा चाहता है, कहता है भारत की जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र अभी तक चीन के अंदर आने वाला है वो, क्योंकि चीन का क्षेत्र भारत ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। यानी उस रेखा को नहीं मानता चीन। तो समझौता हुआ है, कोई समझौते के द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई है। भारत तो उसको मानता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को जो समझौता हुआ है, लेकिन चीन नहीं मानता। लेकिन भारत भी अपने क्षेत्र की 1 इंच जमीन तक चीन को देने के लिए तैयार नहीं है। तो विवाद हो गया ना, चीन तो चाहता है, लेकिन भारत 1 इंच तक बोल दिया भी, हम 1 इंच तक की जमीन भी चीन को नहीं देंगे अपने भारत की। तो उसके कारण दोनों के मध्य विवाद चला है, और सबसे ज़्यादा व्यापार भी हम चीन कर रहा है। लेकिन फिर भी दोनों के मध्य एक समझौते भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी तक अटका हुआ है।
उसको निर्धारित नहीं किया। बहुत बार हमने भी यात्रा की, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, 2015 में उन्होंने चीन की यात्रा की थी। ठीक है, उनके जो प्रधानमंत्री थे वो भी यहाँ पर आए थे, नेता थे वो यहाँ भारत में आए थे, लेकिन हर प्रकार का समझौता हुआ, लेकिन अब तक सीमा विवाद नहीं सट पाया है। उसके बाद हम जल विवाद करें तो चीन और भारत के मध्य जल विवाद भी चलता है, सीमा विवाद भी है, जल विवाद भी है। एक हम 1962 के युद्ध के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जल विवाद के अंदर जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, चीन से भारत में आ रही है, तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हेराफेरी कर रहा है। मान लेते हैं इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बांध बना रहा है, उस बांध की तकनीक की उसकी पूरी खबर भारत को नहीं दे रहा वो, क्योंकि समझौता तो ये हो, अभी इस पर अगर वो प्रक्रिया करेगा, प्रोसेस करेगा, तो उसको भारत को खबर देनी पड़ेगी, भारत को उसको बताना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बता रहा। भारत इससे असंकेत है, भारत को ऐसा लग रहा है इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो रहा है, हमारी शांति को खतरा हो रहा है। चीन सड़कें बनवा रहा है, ऐसी स्थिति में भी ऐसा लग रहा है भी बॉर्डर पर जो सड़कें बना रहा है, यानी जो अपने जैसे हम बात दें हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पठार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, वहाँ पर सड़कें बना रहा है। इसके कारण बात क्या हो रहा है, बात इससे कुछ ना कुछ संकित हो रहा है, असंकित हो रहा है भी कुछ ना कुछ ये चीन करेगा। ठीक है, यानी भारत ने ये मुद्दा बहुत बार उठाया था, हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके अंदर सम्मेलन में मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। ठीक है? तो ये कुछ विवाद है हमारे चीन के साथ। अगर हम बात करें हम चीन के संबंध की, यानी संबंध सुधारने के भी कुछ ना कुछ हुआ था, किस प्रकार हमने संबंध सुधारने की कोशिश की थी, कैसे समझौते हुए थे, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार, हम ये पढ़ चुके हैं। वहाँ तो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, उस समय की बात है 1977 की। उधर जो चीन में था वो मायोत्तर नेताओं द्वारा बागडोर संभाली गई थी। पहले तो मायो थे, विचारधारा के व्यक्ति थे नेता के रूप में, अब मायोत्तर नेताओं द्वारा चीन में बागडोर संभाली गई। अब ऐसा लग रहा था भी कुछ ना कुछ मध्य इनके समझौता हो सकता है, भारत और चीन के मध्य समझौता हो सकता है, जो भी विवाद चल रहा है उसका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यानी बातचीत चली थी यहाँ पर, उसके बाद बात करें 1975 की, यानी उससे पहले की है। 1977 में ये हुआ था, 1975 में क्या हुआ था, देखो एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी कोलकाता में 1975 में। एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता की गई थी, ये कोलकाता में हुई थी, कोलकाता। इसके अंदर चीन के जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था, यानी कुछ ना कुछ आपस में संबंध सुधरने लग गए। चीनी खिलाड़ियों के एक दल ने भी क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। इसका मतलब आपस में थोड़ा बहुत संबंध बनने लग गया। ऐसा लग रहा था कि अब ये जो भी समस्याएं चली आ रही है उसको सुलझाया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। हम बात करें जनवरी 1978 में, जनवरी 1978 में वांग पिंग नॉन, वांग पिंग नॉन, जनवरी 1978, वो क्या आए थे, भारत यात्रा पर आए थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारत यात्रा के उच्च स्तरीय एक चीनी जो उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था, यानी कुछ समझौते हुए थे, कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन सीमा विवाद नहीं सुलझा था। वो तो अभी तक चला रहा है, वो हर प्रकार का समझौता कर रहे थे, लेकिन जो सीमा विवाद है उसको, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वांग टिन नॉन जनवरी 1978 में भारत आए थे। उसके बाद करें 1978 के मध्य ही दोनों देशों के मध्य एक व्यापार संबंधित एक समझौता हुआ था, यानी दोनों के मध्य जो व्यापार हुआ था ना 1978 में, वो 1 करोड़ 20 लाख का व्यापार हुआ था। 1 करोड़ 20 लाख का आपस में क्या हुआ था, व्यापार हुआ था। इसका मतलब थोड़ा समय सुधर गया ना, अब हम व्यापार भी करने लगे। ठीक है, तो 1978 में ही दोनों देशों के मध्य 1 करोड़ 20 लाख का क्या हुआ था, व्यापार हुआ था, यानी आपस में उन्होंने व्यापार किया था भारत और चीन ने। अगर हम बाकी बातों करें तो चीनी कृषि वैज्ञानिकों ने भारत की यात्रा की थी। जो कृषि वैज्ञानिक थे ना चीन के, वो भारत के यहाँ की कृषि को वहाँ पर तकनीक को देखने के लिए, ठीक है, अपनी तकनीक को बताने के लिए ये आए थे सितंबर 1978 को। हम बात करें सितंबर 1978 को, तो चीनी कृषि वैज्ञानिक थे,
वो भारत में आए थे, ठीक है, यानी भारत की यात्रा की थी। यानी कुछ हो गया 1977 में जनता पार्टी के द्वारा भी कुछ ना कुछ इनके समझौता यानी आपस में बातचीत की बात हुई थी, यानी आपस में जो संबंध सुधारने की बात हुई थी। 1975 की बात करें तो टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हुई थी कोलकाता में, तो चीनी खिलाड़ियों के प्रतिनिधि ने एक भाग लिया था। हम बात करें 1978 में 1 करोड़ 20 लाख का मध्य इनके व्यापार हुआ था, क्योंकि 1978 में जनवरी 1978 में वांग पिन नॉन भारत की यात्रा ये थी, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल था ये भारत आया था और भारत आकर भारत के साथ बातचीत की थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें 12 फरवरी 1979 की बात करते हैं, तो मैं साफ कर देता हूँ 12 फरवरी लिख देता हूँ 12 फरवरी 1979। देखो उस टाइम जो हमारे भारत के विदेश मंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। 12 सितंबर अब बात कर रहे हैं 12 फरवरी 1979 को, उस टाइम में जो हमारे भारतीय विदेश मंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने चीन की यात्रा की थी और उस चीन की यात्रा के लिए उन्होंने नाम दिया था टोही मिशन। ये याद रखना आप भाई, टोही, यानी इस मिशन के तहत उन्होंने क्या की, चीन की यात्रा, ठीक है, उसको संज्ञा दी। यानी जो यात्रा की थी ना चीन की 1979 के अंदर जो यात्रा करनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उन्होंने उसको टोही मिशन के नाम से संबोधित किया था, यानी उसको टोही मिशन की संज्ञा दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें 17 सितंबर 2014 को, 17 सितंबर 2014, तो एक चीन का प्रतिनिधि मंडल था, चीनी प्रतिनिधि मंडल, ये भारत आया था और अहमदाबाद में यानी गुजरात के अंदर, ठीक है, 17 सितंबर 2014 को प्रथम अहमदाबाद पहुंचे थे। यानी अहमदाबाद के अंदर आके उनके शहरों की काया पलट करने की बात की थी, इन शहरों को किस प्रकार चेंज किया जा सकता है, किस प्रकार इसको हम आधुनिक बना सकते हैं। तो एक 3 दिवसीय यात्रा थी ये, 17 सितंबर 2014 को चीनी प्रतिनिधि था जो भारत आया था। हम बात करें 14 से 16 मई की 2015, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या गए थे, चीन गए थे 14 से 16 मई 2015। हमारे वर्तमान विदेश जो अपने प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, वो क्या गए थे, चीन गए थे, यानी चीन की यात्रा की। ये यात्राएं क्यों की जाती है, ये यात्राएं की जाती है समझौते के लिए, वार्ता के लिए, ताकि जो कोई समस्या हो उसको आसानी से हल किया जा सके, कोई दिक्कत ना आए, आसानी से क्या कर सके उसको हल कर सके। और इसी के यात्रा के तहत जो नरेंद्र मोदी जी गए थे तो $10 अरब के टोटल 24 समझौते किए गए थे। इस यात्रा के तहत चीन के साथ जो समझौते हुए थे वो $10 अरब के टोटल 24 समझौते हुए थे चीन और भारत के मध्य, ठीक है, यानी $10 अरब के टोटल 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और चीन के द्वारा। ये कुछ कार्य थे जिसके द्वारा इनके संबंध सुधारने की बात हुई थी, ताकि भारत और चीन के मध्य जो संबंध बिगड़े हुए हैं उसको सुधारा जा सके। अगर हम दोनों के मध्य व्यापार की बात करते हैं, भारत और चीन के व्यापार की आपस में बात करते हैं, आर्थिक संबंध की बात करते हैं, मध्य दोनों के आर्थिक संबंध क्या है। देखो बात ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें व्यापार की तो ये भारत के हमेशा प्रतिकूल रहा है, भारत के हमेशा प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी हमारे अनुकूल नहीं रहा ये कभी भी। आयात हमेशा ही ज़्यादा हुआ है, इससे हमें कुछ हानि भी हुई है। वैसे व्यापार हुआ बहुत है चीन के साथ, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है इसके अंदर बात से ज़्यादा अच्छी तकनीक पाई जाती है, तकनीकें अधिक है, टेक्नोलॉजी अधिक है, वहाँ पर सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं। हमने एक बार चर्चा भी की थी, तो ये चीन का जो सामान होता है वो सस्ता क्यों होता है, इसका रीज़न एक होता है वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं ना वो सस्ते हैं, यानी मजदूरी कम है। ऐसी स्थिति में वहाँ का जो लागत होती है उत्पादक की वो लागत कम पड़ती है, तकनीक भी उच्च है, इसी कारण लागतें कम पड़ती है, लागतें कम पड़ती है तो वहाँ पर क्या है, कीमतें कम होती है। तो देखो व्यापार हुआ था लेकिन ये बात के अनुकूल नहीं रहा था, प्रतिकूल रहा था।
क्या आर्थिक संबंध है वो प्रतिकूल थे, वो सबसे ज़्यादा जो अपने जो सामान बिकता था वो चीन का बिकने लग गया। चीन का अधिक सामान बिकने लग गया, यानी हमारे जो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने लग गया। ठीक है, वैसे चीन भी एक बहुत बड़ा बाजार है जिसके अंदर भारतीय वस्तु बिकती है, यानी भारत की वस्तु भी बिकती है वहाँ पर, लेकिन चीन की वस्तु का ज़्यादा आयात होने लग गया, निर्यात कम होने लग गया। यानी निर्यात होता है वस्तु बेचना दूसरे देश में, इसका मतलब चीन में वस्तुएं बेची जाती थी, भारतीय वस्तु। आयात होता है दूसरे देश से वस्तु मंगवाना, यानी ये जो भारत के अंदर बेची जाती थी चीन की वस्तुएं। ठीक है, आयात और निर्यात होता है क्योंकि जब हम वस्तु बेचते हैं तो बदले में पैसा मिलता है हमें, हमारा आर्थिक विकास होता है। अगर हम वस्तु खरीदते हैं तो बदले में पैसा हमारा जाता है, इसका मतलब उस देश का आर्थिक विकास होता है। तभी तो हम वर्तमान में बार बार ये नेता लोग कहते हैं ना कि हमें चीनी वस्तुओं का निर्माण उनका जो उपभोग नहीं करना चाहिए, उसका कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि पता है जो पैसा जो हम उसकी वस्तु खरीदें तो पूरे का पूरा पैसा चीन में चला जाएगा। तभी तो हम दिवाली के टाइम या कुछ अन्य टाइम थोड़ी बहुत ये स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और भी हमारे जो नेता है वो बोलते हैं तो हमें चीनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हानि होती है। अगर वो पैसा हमारे देश में रहे, मेड इन इंडिया, यानी हम अगर भारत की वस्तु खरीदें तो पूरे का पूरा पैसा भारत में रहेगा, यहाँ के उद्योगधंधों को लाभ देगा, यहाँ के उद्योगपतियों को लाभ देगा, तो अधिक निवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हम बार बार ये बोलते हैं कि हमें चीनी वस्तुओं को कम से कम खरीदना चाहिए और अपने भारत की वस्तुओं को हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए, ताकि हमारे देश की भारत का विकास हो, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो। ठीक है, उसके बाद हम देखो ये कुछ मेन मेन बातें होगी भारत और चीन के मध्य। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, हम अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के अंदर आप ये निष्कर्ष तो जानते हो ना, सार लिखना, उसका पूरे का पूरा संक्षिप्त रूप लिखना जो हम पढ़ के आए हैं, तो हम यही कहेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर बात, और इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, समझने के लिए। अगर हम प्रथम अवस्था की बात करें, प्रारंभिक अवस्था की बात करें, उस समय क्या होता है, भारत और चीन का अच्छा संबंध था, दोनों के मध्य अच्छे भाईचारे की तरह रह रहे थे हम। ठीक है, कल्चर संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। वर्तमान में भी है, वर्तमान में उन्होंने समझौता किया भी, चलो एक बार सीमा विवाद को हम साइड में रख देते हैं, सीमा विवाद को साइड में रख देते हैं। हम पहले क्या करते हैं, पहले आपस में अपना व्यवहार करते हैं, आपस में व्यवहार बनाते हैं, व्यापार से संबंधित, कल्चर से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे पर हम विश्वास करना शुरू कर देंगे तो उस सीमा विवाद को भी हम सलटा लेंगे। यानी जब भी समझौता होता है तो सीमा विवाद को साइड में रख दिया, तभी पहले हम समझौते करके आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाते हैं। जब हमारे अच्छे यहाँ की जनता के, यहाँ के कल्चर संस्कृति सबके अच्छे संबंध बन जाएंगे, व्यापार अच्छा होने लग जाएगा, तो बाद में हम सीमा विवाद को भी क्या करेंगे, हटा लेंगे, उसको दूर कर लेंगे। तो प्रारंभिक काल की अगर बात करें तो चीन और भारत का अच्छा संबंध था। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे वगैरह स्लोगन बोले जाते थे। कोई भी स्थिति हमारा, कोई भी उसके साथ विवाद नहीं था। लेकिन जैसे 1962 में चीन ने हम पर अचानक आक्रमण किया था, और 1962 के अगर आक्रमण की बात करें, मैं आपको बता भी चुका हूँ, यहाँ की जो सैनिक थे ना वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अचानक आक्रमण हो जाएगा। तो चीन ने तो चारों तरफ से घेर लिया था, न हमारे पास इतने आधुनिक हथियार थे भी उनका हम सामना कर पाए। इसी स्थिति के अंदर ही हमारे साथ क्या हुआ था, उस स्थिति के अंदर हम थोड़े विजय नहीं हो पाए थे, हार की स्थिति में थे। ठीक है, क्योंकि चीन इसमें जीत चुका था। रीजन ये था, एक तो अचानक आक्रमण हुआ था, एक यहाँ के सैनिक वो तैयार नहीं थे। ठीक है, एक हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ऐसी स्थिति में चीन हम पर आक्रमण कर कर चला गया 1962 के अंदर। तो जो संबंध हमारे, ये द्वितीय अवस्था आ गई जिसके द्वारा हमारे संबंध क्या हो गए, बिगड़ चुके हैं, संबंध बिगड़ गए। अब धीरे धीरे तृतीय अवस्था की बात करें तो बाद में और समझौते के द्वारा वहाँ के प्रतिमंडल मंडल भारत आए थे, भारत के वहाँ गए थे, आपस में जो व्यक्तियों का आपस में बातचीत हुई थी, ठीक है, समझौते हुए थे, तो थोड़ा बहुत क्या है, फिर चीन के साथ हमारे संबंध सुधर चुके हैं। हम अब वापस अगर अब वर्तमान की अवस्था देखो ना, हमने देखा था वर्तमान के अंदर चीन के साथ संबंध फिर बिगड़ चुके हैं हमारे, है ना? हम देखते हैं ना, वोटर के ऊपर देखते हैं, न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, अभी कुछ टाइम की बात है, क्या हो गया, जैसे बहुत से हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे,
यानी आपस में झगड़ा हुआ था, आपस में लड़े थे वो। तो कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में फिर क्या, ये बॉर्डर पर है ना, सीमा के ऊपर ये तो चलता रहता है गोलीबारी वगैरह। क्यों? क्योंकि चीन उस सीमा को नहीं मानता, उस बॉर्डर को मानता नहीं है। दूसरी बात, चीन के साथ हमारे संबंध इसलिए बिगड़े हुए हैं क्योंकि चीन क्या करता है, पाकिस्तान को सहायता दे रहा है, और पाकिस्तान हमारे यहाँ पर उस सहायता का आतंकवाद के रूप में उपयोग कर रहा है। यानी चीन एक ऐसी माला तैयार कर रहा है जिसके अंदर भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। चीन श्रीलंका में एक्सेप्ट करता है, चीन बांग्लादेश में करता है, चीन नेपाल में कर रहा है, चीन भूटान में कर रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ संबंध कर रहा है। यानी वो कहता है भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। समझ रहे हो बात? कि चीन एक ऐसी माला तैयार कर रहा है इसके अंदर भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इसके कारण भी हमारी जो दिक्कत है वो बढ़ रही है, हम थोड़े संकेत है, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि चीन हम पर फिर आक्रमण कर सकता है। लेकिन अब हम पूरे तैयार हैं, हमारी सैनिक शक्ति है वो भी उच्च स्तर की है, हमारे पास हथियार है वो भी आधुनिक है, यानी हम कंप्लीट रूप से अब तैयार हैं। ठीक है, यानी अब हम उसका सामना कर सकते हैं। 1962 में ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में हम उसका सामना कर सकते हैं, वर्तमान में उसको जवाब दिया जा सकता है। लेकिन भारत पहले कुछ नहीं करता, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत की देश नीति है पहले आक्रमण न करने की नीति, कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम पर आक्रमण होगा तो उसका प्रत्युत्तर देंगे हम। तो वर्तमान में चीन भी हमसे थोड़ा वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि अब भारत भी एक ऐसी शक्ति नहीं रही जो 1962 में थी। अब भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है, भारत भी शक्तिशाली देशों के बराबर खड़ा हो चुका है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भारत और नेपाल के मध्य संबंध। भारत व नेपाल के मध्य सबसे महत्वपूर्ण संबंध, और सबसे ज़्यादा जो भारत पैसा दे रहा है, सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, वो नेपाल के विकास के लिए कर रहा है। नेपाल को बाद में बहुत छूट दे रखी है, बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करता है उसके विकास के लिए। हम बात करें नेपाल क्या है, नेपाल भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट है। क्या है? बफर स्टेट, भारत और चीन के मध्य, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो पहले तिब्बत भी एक ऐसी स्थिति में था, लेकिन तिब्बत पर जैसे ही चीन का आधिपत्य स्थापित हो गया, फिर ये नेपाल की महत्व बढ़ चुका है, नेपाल का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें ना, तो नेपाल, क्योंकि ये चीन के साथ भी सीमा लगती है, भारत के साथ भी सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा जो नेपाल खतरा मानता है वो भारत से मानता है। सबसे ज़्यादा जो खतरा मानता है ना नेपाल, वो भारत से मानता है, भारत से उसको ज़्यादा खतरा है। इसका मतलब ये छोटे छोटे देश है वो भी क्या कर रहे हैं, हम पर आक्रमण करने की, हमें नुकसान करने की सोच रहे हैं। वो दूसरे देशों से गठबंधन कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, ताकि भारत को किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाया जा सके। ठीक है, बफर स्टेट है, लेकिन वहाँ का, यहाँ के जो 200 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो ये एक ही बात कहते हैं कि ये दोनों से सहायता लेना चाहते हैं। वो कहते हैं ना तो हम भारत के विरुद्ध होंगे, ना हम चीन के विरुद्ध होंगे। ऐसा भी है ना भारत के साथ ऐसा कोई समझौता करेंगे जिससे चीन नाराज हो जाए, चीन के साथ भी हम ऐसा कोई समझौता या ऐसी वार्ता नहीं करेंगे जिससे भारत नाराज हो जाए। इसका मतलब दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, चीन के साथ भी और भारत के साथ भी। अगर हम नेपाल की स्थिति की बात करें तो नेपाल का राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। क्या थे? पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने नेपाल के लिए एक बात कही थी, नेपाल के थे, उन्होंने कहा था नेपाल है ना वो दो चट्टानों के मध्य है, दो चट्टानों के मध्य एक बीच में खिले हुए फूल की तरह है। दो चट्टानें, एक चीन है एक भारत है। ठीक है, यानी दो चट्टानों के मध्य, इसका मतलब चीन और भारत की बात हो रही है, और दोनों के मध्य, दोनों के बीच में एक खिला हुआ फूल है। ये दोनों के मध्य, इसका मतलब बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ये बात पृथ्वी नारायण शाह ने कही थी। ये दो चट्टानों के मध्य खिले हुए फूल के समान है, ये इनका स्टेटमेंट था। और ये दोनों से सहायता लेना चाहता है, न तो दोनों के विरुद्ध होगा, न दोनों के वो मतलब एक दूसरे का विरोध करेगा, न एक का समर्थन करेगा, वो दोनों से सहायता चाहता है। और सबसे ज़्यादा उसको खतरा भारत से ही लगता है, नेपाल को सबसे ज़्यादा खतरा लगता है भारत को। और भारत सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर किस में कर रहा है, नेपाल में कर रहा है। सबसे अच्छे समय सुधारने की कोशिश वो नेपाल से कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी मार्च 1950 के अंदर, 17 मार्च 1950 में, उसकी बात कर लेते हैं कैसे। 17 मार्च
1950। नेहरू ने एक बात की थी। नेहरू ने कहा था भारत, मतलब अगर कोई नेपाल पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा, नेपाल पर अगर कोई दखलंदाजी करेगा, उसके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगा या उस पर आक्रमण करेगा, तो भारत उसको सहन नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा ही भारत की सुरक्षा है। कि नेपाल के अंदर अगर किसी प्रकार की स्थिति, विकट स्थिति आती है, वहाँ पर आक्रमण की स्थिति आती है या वहाँ पर कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, तो भारत उसको किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। भारत उसको किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल की शांति और सुरक्षा ही भारत की शांति और सुरक्षा है। यानी इतने तक उन्होंने कहा था भी नेपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसी प्रकार हम बात करें 1956 में हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1956 में हमारे राष्ट्रपति थे ना, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भी नेपाल के बारे में एक बात की थी, नेपाल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल की स्थिति ऐसी है, भी नेपाल की शांति व सुरक्षा को अगर कोई खतरा पहुंचाता है, वही बात आ गई, कोई युद्ध करता है या कोई आक्रमण करता है या उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करता है, कि अगर नेपाल की शांति और सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचाता है तो भारत के लिए खतरा होगा। अगर नेपाल में कोई खतरा पैदा होता है ना, कोई आक्रमण का खतरा पैदा होता है, इससे समझो भारत पर ही आक्रमण है। अगर कोई नेपाल पर आक्रमण करता है तो वो कहेंगे वो भारत पर ही आक्रमण है। और उन्होंने एक बात और कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने ये कहा था जो नेपाल के मित्र हैं वो भारत के मित्र हैं और जो नेपाल के शत्रु हैं वो भारत के शत्रु हैं। यानी इतने तक उन्होंने नेपाल में हस्तक्षेप किया था। मुझे बात ना, डॉक्टर नेहरू जी ने यही कहा था 17 मार्च 1950 में, सॉरी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था भी कि अगर नेपाल पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है या नेपाल के आंतरिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप करता है तो ऐसी स्थिति में वो भारत उसको सहन नहीं करेगा, भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। ये बात 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने कहा था, उन्होंने कही थी कि अगर नेपाल की अगर सुरक्षा और शांति को अगर कोई खतरा पैदा होता है तो उसका मतलब भारत का शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। ठीक है, अगर नेपाल के कोई मित्र हैं तो भारत के मित्र होंगे, क्योंकि इतना तक उन्होंने कहा था। और नेपाल का अगर कोई शत्रु है तो भारत का भी शत्रु हो। और नेपाल के साथ तो हमारे इतने संबंध है क्योंकि नेपाली यहाँ पर सैनिक के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लग सकते हैं वो। वैसे विदेशियों को जॉब लगने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ अपने देश के नागरिकों को ही होता है, लेकिन नेपाल के लोग भारत में आकर जॉब लग सकते हैं। यानी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं वो सैनिक के अंदर। तो कहने का मतलब भारत ने इतनी छूट दे रखी है नेपाल को, फिर भी नेपाल के साथ हमारा जो संबंध है वो बिगड़ा हुआ है, संबंध बिगड़ चुका है। ठीक है, नेपाल भी हमें कुछ ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। नेपाल के साथ जो हमारी 1950 में सबसे महत्वपूर्ण संधि हुई थी उसको नेपाल नहीं मान रहा। वो भारत से मुक्त होना चाहता है, भारत से स्वतंत्र होना चाहता है। उन्होंने चीन के साथ समझौते करने शुरू कर दिए हैं। अब अपने शत्रु के साथ कोई समझौता करेगा, चीन के साथ समझौता करेगा तो भारत क्या होता है, इससे थोड़ा संकेत होता है, भारत को ऐसा लग रहा है भी नेपाल हमारे विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा पैसा भारत नेपाल में लगा रहा है। अब नेपाल को दोनों साइड में फायदा है। कैसे बेनिफिट है, क्योंकि चीन भी पैसा लगा रहा है ताकि नेपाल मेरी तरफ रहे, भारत भी उसके अंदर पैसा लगा रहा है ताकि नेपाल है वो हमारे साथ रहे, क्योंकि दोनों के बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है वो। ऐसी स्थिति में नेपाल दोनों से फायदा लेना चाहता है और दोनों से वो फायदा ले रहा है, चीन से भी ले रहा है और भारत से भी ले रहा है। और नेपाल के जो यहाँ के जो नेता थे उन्होंने कहा था न तो हम किसी के शत्रु हैं न हम किसी के मित्र हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं हम चीन की तरफ जा रहे हैं तो भारत के शत्रु हो गए, यदि हम भारत की तरफ जा रहे हैं तो चीन के शत्रु हो गए, क्योंकि नेपाल दोनों से सहायता लेना चाहता है, दोनों से फायदा लेना चाहता है, क्योंकि नेपाल है वो दोनों के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में काम। तो 1962 में जो उन पर आक्रमण हुआ था चीन के द्वारा वो उसी की सीमा के साथ किया गया था, सीमा का यूज किया गया था। वहाँ से वो आए थे जो चीनी सैनिक थे, और बाद में नेपाल ने हमें ये विश्वास भी दिलाया था आने वाले टाइम के अंदर कोई किसी प्रकार का आक्रमण मेरी सीमा से नहीं होगा, यानी भारत के अंदर कोई घुसपैठ नहीं हो सकती मेरी सीमा से। यानी भारत इससे सुरक्षित हो चुका था, तो भारत को ऐसा लग रहा था कि इस सीमा से अब दूसरी बार कोई सैनिक या कोई घुसपैठ भारत में नहीं किया जा सकता।
लेकिन फिर नेपाल धीरे धीरे भारत के क्या हो रहा है, विरोधी हो रहा है, भारत का विरोध कर रहा है। ये स्टूडेंट आगे भी हम पढ़ेंगे चीन और नेपाल के साथ, भारत और नेपाल का थोड़ा बहुत संबंध के बारे में, क्योंकि छोटा सा देश है, थोड़े संबंध है, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है, क्योंकि पड़ोसी होते हैं ना, उनके साथ विवाद होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आप अपने परिवार के साथ ले लो, आप अपने पड़ोसी को ले लो, उनके साथ है। हमने दूसरा तो होता है ना, पड़ोसी से पड़ोसी। तो कुटिल्य ने एक बात कही थी, कुटिल्य के कभी चादर आप पढ़ोगे ना, कुटिल्य ने कहा था पड़ोसी होता है ना वो हमेशा शत्रु होता है, लेकिन जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो हमेशा मित्र होता है। आप कभी अपने परिवार का चेक करके देख लेना, हमारे जो पड़ोसी है ना, जो तीनों साइड चारों साइड में लगते हैं, वो हमेशा हमारे शत्रु होते हैं, क्योंकि वो हमें हर प्रकार से देखते हैं। कभी कचरा डाल दिया जी, कभी पानी डाल दिया जी, किसी न किसी प्रकार से हमसे झगड़ा करते रहते हैं। इसका मतलब पड़ोसी हमेशा शत्रु होते हैं, लेकिन जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है, वो पड़ोसी का तो शत्रु होता है, हमारा मित्र होता है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र। समझ रहे हैं ना बात? तो केवल फिल्मों में देखते हैं ना, दो शत्रु, एक ही व्यक्ति के जब दो दुश्मन होते हैं, वो आपस में समझौता कर लेते हैं, चलो से एक को समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब शत्रु का शत्रु होता है, वो हमेशा मित्र होता है। यही प्रक्रिया यहाँ लागू होती है, तभी तो हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, नेपाल, भूटान, चाहे कोई ले लो, श्रीलंका ले लो, मालदीव है, जितने भी हमारे देश हमारी सीमा के साथ सटे हुए हैं, हमारे साथ लगते हैं, हमारी पड़ोसी हैं, उन सभी के साथ हमारे संबंध कुछ न कुछ विवाद चलता है। कोई सीमा विवाद है, कोई शरणार्थियों का विवाद है, ठीक है? कोई अन्य नहरी जल, क्योंकि अब पड़ोसी है तो जल तो इधर उधर जाएगा, तो जल विवाद से संबंधित भी हो सकता है, शरणार्थी विवाद भी हो सकता है। यानी किसी न किसी प्रकार से वो क्या होते हैं, विवाद चलते रहते हैं। तो हमने भारत और पाकिस्तान का विवाद पढ़ा, भारत और चीन के मध्य दो तीन प्रकार के विवाद हमने पढ़े। अब भारत और नेपाल के मध्य भी हम पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तक इतना ही, थैंक यू।